हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन चैनल मेवाड़ क्लासेस पर। आज हम राजस्थान के 1857 की क्रांति को पढ़ने वाले हैं। यह एक डिटेल वीडियो होगी और इसके बाद इसके वन लाइनर और एमसीक्यू भी आपके सामने आने वाले हैं। तो लो चालू करते हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति क्या थी, तो हम सभी को इस बात की जानकारी है कि 1857 में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के खिलाफ और आर्थिक कारण और सामाजिक कारणों के कारण देश में क्रांति का माहौल बन गया था, जिसके बाद 31 मई को क्रांति की घोषणा की गई थी कि यहाँ 31 मई से हम क्रांति की शुरुआत करेंगे। पर देश में जो क्रांति है वह 10 मई से ही शुरुआत हो गई थी और राजस्थान में क्रांति 28 मई 1857 से प्रारंभ हो गई थी। तो इसी क्रांति के बारे में राजस्थान में क्या क्या हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं इस क्रांति में आगे क्या क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ कि सहायक संधि किसके द्वारा की गई थी, या सहायक संधि का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो वह लाया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। अब आगे प्रश्न आता है, राजस्थान में सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन थी, तो वह थी करौली। राजस्थान में सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत थी करौली। तथा अंतिम रियासत कौन सी थी, तो अंतिम रियासत थी सिरोही रियासत। अंतिम रियासत थी जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद आगे चलते हैं, अधीनस्थ पार्थक्य संधि। देखिए सहायक संधि में क्या होता था कि अंग्रेज और रियासतों के जो राजा होते थे वो आपस में संधि कर लेते हैं कि आप हम पर अगर कोई हमला हुआ तो आप हमारी मदद करेंगे और अगर आप पर कोई हमला हुआ तो हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद नीति आई थी अधीनस्थ पार्थक्य नीति। यह एक तरह से हड़प नीति ही होती थी। अधीनस्थ पार्थक्य नीति में हड़प नीति और इनमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं था। इसमें इसकी जो स्थापना की गई थी वह, या इसको प्रारंभ किया गया था, वह प्रारंभ हुआ था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तथा इसमें राजपूत राजाओं से वार्तालाप के लिए किसको भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा? चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा गया था। ध्यान रखिएगा कि राजपूत राजाओं से वार्तालाप करने के लिए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने किसको भेजा था? चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे लॉर्ड कैनिंग थे। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान के एजीजी कौन थे उस समय? वह थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग तथा राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वह थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी का मतलब ये होता है कि आज की तारीख में जैसे एक प्रधानमंत्री होता है और राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री होते हैं, उसी प्रकार लोग गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री के समान होता था और एजीजी जो होते थे वो मुख्यमंत्री के जैसे काम करते थे, वो उनको सीधे रिपोर्टिंग करते थे। अब इन्हीं के नीचे करें, क्योंकि एजीजी भी संपूर्ण राज्य का तो ध्यान नहीं रख सकता था, तो उसने अलग अलग इलाकों के लिए क्या बना दिए? पॉलिटिकल एजेंट बना दिए गए, जिनके बारे में अपन नीचे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? वह थे मिस्टर लोकेट। इस चीज़ को ध्यान रखना है, राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर लोकेट थे। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि राजस्थान के मुख्य इलाकों के अंदर कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। तो देखिएगा, कोटा में कौन थे? कोटा में थे बर्टन। जोधपुर में मैकमोसन। भरतपुर में मॉरिसन। जयपुर के अंदर ईडन। उदयपुर में शावर्स और सिरोही में जेबी हॉल थे, है ना। तो एक बार और इसका ध्यान रखिए। कोटा में, तो कोटा में क्या है? बटन। आप इसको बटन से भी याद रख सकते हैं कि कोटा में हमने क्या लगाया? बटन लगाया। जोधपुर में मैकमोसन। भरतपुर में एच.सी. मॉरिसन। जयपुर राजधानी है, तो उसी प्रकार जैसे इसको याद रखना है कि जयपुर में क्या है? ईडन है। ईडन मतलब कलकत्ता के अंदर एक ईडन गार्डन नाम का क्रिकेट का स्टेडियम भी है ना। तो आप ध्यान क्या रखोगे कि जयपुर में भी ईडन गार्डन है। जयपुर में क्या है? ईडन गार्डन है। फिर उदयपुर झीलों की नगरी है और यहाँ पर पानी की बरसात होती रहती है, तो हम इसको जो हल्की हल्की बारिश होती है उसे हम कहते हैं शावर्स। तो उदयपुर से याद रखना है आपको, शावर्स का। फिर बात करते हैं सिरोही, तो सिरोही में जेबी हॉल थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना के कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में बात करते हैं। जैसे जोधपुर में थे तख्त सिंह। जोधपुर में कौन थे? तख्त सिंह। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो ठाकुर कुशाल सिंह के साथ जो एक युद्ध हुआ था उसमें तख्त सिंह ने अपने सेनापति ओनार सिंह को भेजा था, है ना। तो जोधपुर में कौन थे? तख्त सिंह थे। उदयपुर की बात करें, उदयपुर में तो स्वरूप सिंह। उदयपुर में कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह, है ना। महाराणा स्वरूप सिंह ने ही निमत से भागे हुए जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको जग मंदिर और जग निवास के अंदर क्या दिया था? शरण दी थी। बीकानेर में थे सरदार सिंह, है ना। सरदार सिंह कहाँ पे थे? बीकानेर में। और बीकानेर में सरदार सिंह से यह याद रखना है कि ये एकमात्र रियासत के शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर सेना भेजी थी। इन्होंने पंजाब में भी सेना भेजी थी। करौली में थे मदन पाल। करौली में थे मदन पाल जी वही शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए कोटा के अंदर अपनी सेना भेजकर कोटा के शासक महाराव राम सिंह को आज़ाद करवाया था। टोंक में थे वजीरुद्दौला। टोंक में कौन थे? वजीरुद्दौला। फिर बात करते हैं आगे जयपुर में कौन थे? सवाई राम सिंह द्वितीय।
सवाई राम सिंह द्वितीय। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सवाई राम सिंह द्वितीय कौन थे? जिन्होंने ही जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। ध्यान रखिएगा, सवाई राम सिंह के काल में ही जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। आगे बात करते हैं, बांसवाड़ा में थे लक्ष्मण सिंह जी और कोटा में थे महाराव राम सिंह द्वितीय। कोटा में कौन थे? महाराव राम सिंह द्वितीय थे। तो 3 इलाकों में राजाओं का नाम राम सिंह के नाम से ध्यान रखना है। जयपुर के अंदर भी राम सिंह जी थे, कोटा में भी राम सिंह जी थे और बूंदी के अंदर भी राम सिंह जी ही थे, है ना। तो तीनों अलग अलग राजा थे। जयपुर के अंदर सवाई राम सिंह द्वितीय थे, है ना। कोटा के अंदर महाराव थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तीनों एक नहीं थे, अलग अलग थे। अब बात करते हैं 1857 के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? सीधा सा प्रश्न ऐसे आता है, 1857 के समय राजस्थान में कुल सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी? तो वह थी 6। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर, है ना। वापस एक बार मेरे साथ बोलना, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर। इसके लिए सब जो लोगों ने अलग अलग से ट्रिक बना के रखी है, पर मैंने भी एक ट्रिक बनाई, वो ट्रिक आपके सामने पेश कर देता हूँ। मैंने ट्रिक बनाई थी इसकी, ए नानी ब्याव देखा, ए नानी ब्याव देखा, है ना। ए नानी ब्याव देखा। ए से एरिनपुरा, न से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याव से ब्यावर, दे से देवली और खा से खेरवाड़ा। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी 2 सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था? तो वह थी खेरवाड़ा और ब्यावर। तो सीधा सा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन छावनियों के अंदर संघर्ष नहीं हुआ था? तो वह थी खेरवाड़ा और ब्यावर। अब इन सभी छावनियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है या इनसे जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहली चीज़, नसीराबाद छावनी, है ना। तो नसीराबाद छावनी कहाँ पर है? अजमेर है। नसीराबाद छावनी से ही राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को, है ना, क्रांति की शुरुआत हुई थी। और क्या है इसके अंदर? इसके अंदर ध्यान रखना है, कैप्टन न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। कैप्टन न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? वह नसीराबाद छावनी में की गई थी। अब यहाँ पे कौन सी इन्फेंट्री थी, मतलब कौन सी सैनिकों की टुकड़ी थी? तो यहाँ पर थी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। ध्यान रखिएगा, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री कहाँ थी? नसीराबाद के अंदर। फिर उसके बाद आती है नीमच छावनी। नीमच छावनी को जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्रांति की शुरुआत होती है 3 जून 1857 को। कब हुई? 3 जून 1857 को हुई थी। पर बात यही है कि इस क्रांति में राजाओं का इनको साथ नहीं मिला था, क्रांतिकारियों को, और आम जनता का भी इतना सपोर्ट इनको नहीं मिला था। इसलिए जैसे ही ये एक जगह पर कब्जा करके दूसरी जगह पर जाते थे तो अंग्रेजी सेनाएं पुनः वहाँ पर आकर कब्जा कर लेती थी। तो उसका एक अच्छा उदाहरण यही है, क्योंकि 3 जून को इन्होंने क्रांति करी, वहाँ उस जगह को लूटा, शस्त्रागार को लूटा। जब ये आगे गए तो पीछे से वापस 6 जून को अंग्रेजी सेनाओं ने आकर यहाँ पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो अब यहाँ पर देखते हैं, नीमच जो छावनी थी वहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी 3 जून 1857 को। यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी कौन थे? वह थे कर्नल एबोट। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कर्नल एबोट थे। ये क्या कर रहे थे? यह जो क्रांतिकारी थे या जो सैनिक थे उनको शपथ दिला रहे थे कि भाई आपने हमारे साथ रहने की शपथ ली है। तो इसी चक्कर में यहाँ पर एक मोहम्मद अली बेग नाम के जो सैनिक थे उन्होंने कर्नल एबोट की क्या कर दी? हत्या कर दी। और इस पर पुनः अधिकार अंग्रेजों ने कब कर लिया? 6 जून को कर लिया, 3 दिन बाद ही हो गया था। नेक्स्ट बात करें तो एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ है? पाली के अंदर है। एरिनपुरा कहाँ है? पाली के अंदर। अब यहाँ पर किस सेना का स्थान था? तो यहाँ पर जोधपुर लीजियन का स्थान था। जोधपुर लीजियन सेना की एक टुकड़ी थी, वो उसका ठिकाना कौन सा था? एरिनपुरा, पाली में। अब यहाँ पे क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई थी 21 अगस्त 1857 को। अब यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा यहाँ से आती है कि एरिनपुरा छावनी में क्या नारा दिया गया था? तो यहाँ पे नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो आपसे प्रश्न वो सीधे पूछेगा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी में दिया गया था? तो वह एरिनपुरा छावनी में दिया गया था। और यहाँ से जो सेना जो आगे बढ़ी, दिल्ली की ओर प्रस्थान करने लगी, तभी बीच में वह अववा के ठाकुर कुशाल सिंह से मिली और उनकी सेना में एरिनपुरा की सेना क्या हो गई? शामिल हो गई। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि एरिनपुरा की सेना बाद में जाकर किसकी सेना के साथ मिल गई? तो ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के साथ जाकर मिल गई। अब बात करते हैं अववा में जो विद्रोह हुआ था। आवा में विद्रोह हुआ तो आवा में विद्रोह का नेता कौन था? तो हम सभी को पता है, आवा में विद्रोह का नेता था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, है ना। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है। तो आवा कहाँ आता है? यह पाली में आता है। यहाँ का संचालक या विद्रोह का नेता कौन था? तो वह था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे, है ना। आगे बात करते हैं ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में। इनकी कुल देवी कौन थी? इनकी कुल देवी थी सुगली माता। इनकी कुल देवी कौन थी? सुगली माता। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं 1857 के क्रांतिकारियों की कुल देवी कौन थी? वह थी सुगली माता। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि क्रांतिकारियों के इन्होंने प्रतीक चिन्ह किसे बनाया था? इन्होंने प्रतीक चिन्ह बनाया था कमल का फूल और रोटी को। ध्यान रखिएगा, कमल का फूल और रोटी को
चपाती को इन्होंने क्या बनाया था, प्रतीक चिन्ह बनाया था, क्रांति का प्रतीक। अब आगे बात करते हैं सुगाली माता। तो सुगाली माता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यह सुगाली माता 10 सिर और 54 हाथ वाली माता के नाम से भी जानी जाती है। 10 सिर और 54 हाथ वाली माता का नाम से कौन सी माता जानी जाती है, तो वह सुगाली माता, 1857 के क्रांतिकारियों की माता। अब प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है वो, वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति कहाँ पर है, तो यह पाली के राजकीय संग्रहालय में स्थापित है। ये एक छोटा सा इसके बारे में बात कर ली थी। अब देखते हैं कि भाई ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी ने कौन कौन से युद्ध लड़े। तो इन्होंने मुख्य रूप से 2 युद्ध लड़े थे, एक था अपना बिथोड़ा का युद्ध और दूसरा है चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध को गोरे और कालों का युद्ध भी कहा जाता है ना। अब बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, जबकि चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को हुआ था। तो दोनों युद्धों के बीच में 10 दिन का गैप था, 8 सितंबर और 18 सितंबर। सन क्या था, 1857 की क्रांति की बात करें तो सन तो वही रहेगा, 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857। 8 सितंबर को क्या हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध, 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध या गोरेकालों का युद्ध। अब बिथोड़ा के युद्ध की बात करते हैं। तो बिथोड़ा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था कुशाल सिंह के बीच में हुआ था। कुशाल सिंह, और कुशाल सिंह के सामने कौन थे, तख्त सिंह के सेनापति कौन थे, ओनार सिंह। और ओनार सिंह का सहयोग किसने दिया, हितकोट ने दिया था। कुशाल सिंह, इनके सामने थे ओनार सिंह। ओनार सिंह कौन थे, यह जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के सेनापति थे, और इनका सहयोग और किसने दिया था, हितकोट ने दिया था। तो यहाँ पर ओनार सिंह की क्या हो गई, हत्या हो गई, जबकि हितकोट वहाँ से निकल के भाग गया। अब चेलावास युद्ध की बात करते हैं। तो ये कब हुआ था, यह हुआ था 18 सितंबर 1857 को। किस किस के बीच में हुआ था, तो यह हुआ था कुशाल सिंह वर्सेस एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, है ना। किस किस के बीच में हुआ था, कुशाल सिंह उसके एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के बीच में। तथा जब एजीजी आ रहा है तो उसके साथ में कौन आएगा, वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मैक मॉसन। अब यहाँ पे भी कुशाल सिंह जी जीत गए तथा पैट्रिक लॉरेंस क्या हुआ, भाग गया, तथा मैक मॉसन को वहाँ के क्रांतिकारियों ने पकड़ लिया और उसकी गर्दन काटकर आवा के किले में लटका दी गई। अब आगे बात करते हैं, कुशाल सिंह वहाँ से फिर निकल गए क्योंकि अंग्रेजी सेना कुशाल सिंह के पीछे पड़ गई थी, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक्स्ट्रा सेना वहाँ पर भेज दी गई थी। अब जब कुशाल सिंह जी भाग रहे थे तो उनको शरण किसने दी, तो कोठारिया के जो रावत जोध सिंह जी थे, कोठारिया के रावत जोध सिंह जी थे, उन्होंने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी। इन्होंने समर्पण कहाँ किया, इन्होंने समर्पण किया नीमच में। इनकी जाँच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया, तो उस आयोग का नाम है टेलर आयोग। इनकी जांच के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था, टेलर आयोग। और इस टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को क्या बताया था, निर्दोष बताया था, और उनके बाद इसकी रिहाई हो गई थी। फिर जब ठाकुर कुशाल सिंह भाग रहे थे या अंग्रेजों से बच रहे थे तो उन्होंने आवा के किले का भार किसे सौंप दिया था, अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंप दिया था। तो यह ध्यान रखना, पृथ्वी सिंह को भार सौंप दिया था। आवा के किले का किसने सौंपा था, कुशाल सिंह चंपावत ने। और इनका निधन अंत में कहाँ हो गया, उदयपुर में हो गया था। अब इसके आगे कोटा की बात कर लेते हैं। तो कोटा रियासत एकमात्र रियासत थी जहां पर जन विद्रोह हुआ। बाकी सभी जगह पर सैनिकों के द्वारा विद्रोह हो रहा था, पर कोटा में जन विद्रोह हुआ। इसीलिए कोटा में सर्वाधिक समय तक कह सकते हैं कि वहाँ पर क्रांतिकारियों का शासन रहा था। उन्होंने कोटा के जो राजा राम सिंह थे उन्हें उनके ही किले के अंदर बंदी बना लिया गया था। लगभग 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने वहाँ पर शासन किया था। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान ये रखना है कि कोटा में जब जन विद्रोह हुआ या क्रांतिकारियों ने हमला कब किया था, वो हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। ये डेट आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर विद्रोह हुआ था क्रांति का। यहाँ पे शासक कौन थे, वह थे राम सिंह द्वितीय थे। यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, वो थे मेजर बटन। कोटा में बटन है ना, इस चीज़ से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस मेजर बटन की गर्दन काटकर कोटा में घुमाई गई थी, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। मेजर बटन के साथ में इनके पुत्रों को भी हत्या कर दी गई थी, पर वहाँ से नाम पूछने की संभावना परीक्षा में बहुत कम होती है, इसलिए सिर्फ मैंने परीक्षा के जो उपयोगी चीज़ है उन्हीं को इसमें शामिल किया गया। अब ध्यान ये क्या रखना है, और यहाँ से प्रश्न आया बार बार कि कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो वह किया गया जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा। जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया था कोटा के अंदर, है ना। और मेहराब खां से एक प्रश्न और ये आता है कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन थे, तो वह मेहराब खां ही थे। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा अपने नोटिस में रखिएगा। बाद में इनको पकड़ लिया गया था, इन दोनों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। फिर आगे पढ़ते हैं। कोटा को जो आज़ाद कराया था उसमें कोटा के शासक की जो सहायता की थी वह की थी करौली के मदन पाल जी ने। करौली के मदन पाल जी ने कोटा के शासक की सहायता की थी, उनको क्रांतिकारियों से छुड़ाने में मदद की थी। और बाद में मदन पाल जी को अंग्रेजों की तरफ से और भी परखने और ज़्यादा उनको सम्मान दिया गया था। आगे बात करते हैं। फिर बात आती है अमरचंद बंटिया जी के बारे में, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इनके बारे में बेसिकली 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहा जाता है।
तो इसे कहा जाता है अमर सिंह जी बंठिया जी को कहा जाता है। तथा राजस्थान के प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद कौन हुए थे? तो वह थे अमरचंद बांठिया जी, है ना। जिस प्रकार भामाशाह जी ने महाराणा प्रताप को धन दौलत देकर मदद की थी, उसी प्रकार अमरचंद बांठिया जी भी क्रांतिकारियों की धन दौलत से मदद कर रहे थे। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया तथा इन्हें भी मृत्युदंड दे दिया। फिर इसी बीच आता है तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन। तो तात्या टोपे भी राजस्थान आए थे, वह यहाँ पर आके अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे तथा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने में और रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करने के लिए लोगों को ढूंढ रहे थे तथा धन की व्यवस्था कर रहे थे। तो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है? पहली चीज़, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। दूसरी चीज़, तात्या टोपे ने सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे या कहाँ पर अधिकार किया था? वो सर्वप्रथम आए थे भीलवाड़ा पर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आती है कुराड़ा का युद्ध। तो कुराड़ा का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? कुराड़ा एक जगह का नाम है भीलवाड़ा में, है ना। तो कुराड़ा का युद्ध हुआ था जनरल रॉबर्ट्स के साथ में हुआ था तात्या टोपे का, और इसमें तात्या टोपे हार गए थे। फिर तात्या टोपे दूसरी बार कहाँ पर आए? वो बांसवाड़ा पर आए और बांसवाड़ा पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। बाद में जब तात्या टोपे अंग्रेजों से भाग रहे थे तो उनको जो शरण दी थी वो अपने मित्र के यहाँ गए थे जिनका नाम था मानसिंह नरूका। फिर मानसिंह नरूका ने ही उनके साथ विश्वासघात कर दिया था और अंग्रेजों ने तात्या टोपे को पकड़ लिया और इन्हें ग्वालियर ले जाकर इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। अब यहाँ से एक प्रश्न और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तात्या टोपे राजस्थान में सभी रियासतों में घूमे थे, पर जैसलमेर रियासत में जाने का उनको मौका नहीं मिला और वहाँ पे वो नहीं गए थे। अब मुझे पता है यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी है, वो इसलिए छोड़ी है कि वो हम आपको कल की वन लाइनर के अंदर देने वाले हैं। जो कुछ किताबों के नाम है, कहाँ से इसका संबंध है, वो सब आपको कल की वन लाइनर के अंदर मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे आपके लिए इस तरह की और वीडियो बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, अब कल मिलते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के वन लाइनर के साथ। धन्यवाद।